हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीड के बारे में। कितने टाइप के सीड होते हैं, सीड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सीड होने के क्या एडवांटेजेस हैं, राइट। तो आज के हमारे इस लेक्चर का ये सारे पॉइंट्स रहेंगे जिन पे हमें डिस्कशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ सीड। सीड को बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या कहा जाएगा? तो सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। पहला पॉइंट है हमारा ये कि सीड क्या होता है। सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं याद दिला देती हूँ स्टूडेंट्स, ओव्यूल हमने किसे कहा था? ओव्यूल मतलब मेगास्पोरेंजियम, राइट। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को अगर आप याद करने की कोशिश करें तो ओव्यूल में बाहर की तरफ इंटेगुमेंट्स होती हैं, राइट, और अंदर हमारा एम्ब्रायो सैक होता है। ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रायो सैक लाई करता है और एम्ब्रायो सैक के अंदर होता है फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल, राइट। यही स्ट्रक्चर होता है किसका? यही एक जनरल स्ट्रक्चर होता है किसका? ओव्यूल का। अब ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक है और एम्ब्रायो सैक के अंदर फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल है, राइट। फिर जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है कहाँ? स्टिग्मा के ऊपर, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और पोलन ट्यूब के अंदर कौन होते हैं? पोलन ट्यूब के अंदर जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस करके दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पोलन ट्यूब क्या लेकर आएगी? मेल गैमेट्स को लेकर आएगी, राइट। फिर ये मेल गैमेट्स या यूं कहें कि पोलन ट्यूब एंटर करती है किसके अंदर? ओवरी के अंदर। ओवरी के बाद में ओव्यूल और ओव्यूल से फाइनली एम्ब्रायो सैक के अंदर ये पोलन ट्यूब एंटर करती है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या इसमें जो मौजूद होते हैं कौन? मेल गैमेट्स, इन्हें रिलीज कर दिया जाता है एम्ब्रायो सैक में। अब एम्ब्रायो सैक में क्या है? फीमेल गैमेट, और पोलन ट्यूब किसे लेकर आ रही है? मेल गैमेट को। मेल और फीमेल गैमेट जब मेल गैमेट एंटर करते हैं किसके अंदर? एम्ब्रायो सैक के अंदर, तब मेल और फीमेल गैमेट के अंदर होता है या इनके बीच में होता है फ्यूजन, जिससे बनता है जाइगोट, राइट। इस मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, राइट। तो जिस समय उस ओव्यूल के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो हम कह सकते हैं वो एम्ब्रायो सैक फर्टिलाइज हो गया है, या फिर वो जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज्ड हो गया है, राइट। तो ये जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का कंसेप्ट है, इसी को समझाने के लिए मैंने आपको ये सारा रिकैप दिया, राइट। तो अब आप फिर से सुन लीजिएगा स्टूडेंट्स, सीड को हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही क्या है? एम्ब्रायो सैक है। और जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट एम्ब्रायो सैक के अंदर फ्यूज करते हैं तब जाइगोट बनता है, और उस पूरे ओव्यूल को आफ्टर फर्टिलाइजेशन उस पूरे, या यूं कह लीजिए उस पूरे एम्ब्रायो सैक को आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक कहा जाता है और पूरे ओव्यूल को भी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहा जाता है। और प्रीवियस लेक्चर से आपको इतना क्लियर होना ही चाहिए स्टूडेंट्स कि जब हम लोगों ने ये कहा था कि जाइगोट बन जाता है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से, जाइगोट ही आगे जाके डेवलपमेंट करता है, उसमें सर्टेन डेवलपमेंट स्टेजेस आती हैं जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? जिससे एक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। अब वो एक डाइकॉट एम्ब्रायो भी हो सकता है और एक मोनोकॉट एम्ब्रायो भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट स्पीशीज। और ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ये कहाँ चल रहा होता है? ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ओव्यूल के अंदर ही चल रहा होता है। ओव्यूल में जो बाहर की तरफ दो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं यही सीड कोट या सीड कवरिंग बनाने का काम करती हैं। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में, ठीक से सुनिएगा स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आते हैं, राइट। उसके अंदर चेंजेस आते हैं, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल की जो वॉल्स होती है वो सीड वॉल्स का फॉर्मेशन या सीड कोट्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो जो फर्टिलाइजेशन से पहले जो ओव्यूल था, राइट, फर्टिलाइजेशन से पहले जो कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर था, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद वही सेम स्ट्रक्चर सीड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। आई होप स्टूडेंट अब आप लोग इस टर्म को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके इंटेग्यूमेंट्स, उसके अंदर डेवलप हो रहा एम्ब्रियो, ये सब लोग मिलके, राइट, ओव्यूल के बाहर के इंटेग्यूमेंट जो कि सीड के
कोटिंग्स बनाएंगे और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इन सब को मिलाकर ही सीड कहा जाता है। इसी वजह से सीड को फर्टिलाइज ओव्यूल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप की। सीड कितने टाइप के हो सकते हैं? तो यहाँ 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिए हैं, राइट? तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहला टाइप क्या है? सबसे पहला टाइप है एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस सीड। या तो आप एंडोस्पर्मिक सीड कह लें या फिर आप एल्ब्यूमिनस सीड कह लें। ये कौन से सीड होते हैं? ये वो सीड होते हैं स्टूडेंट जिनके अंदर एंडोस्पर्म एग्जिस्ट करता है। याद करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि प्रीवियस में क्या बताया था कि एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है और ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बनता है, राइट? जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, राइट, डेवलप करने के लिए। तो एंडोस्पर्म एक्चुअली में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब जनरली क्या होता है? जनरली तो ये जो एंडोस्पर्म है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है पूरा का पूरा, राइट? यानी कि जब एक मैच्योर सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तब ये एंडोस्पर्म उस सीड में नहीं पाया जाता, राइट? इस टाइप के जो सीड्स होते हैं, इस टाइप के जो सीड्स होते हैं उन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स कहा जाता है, राइट? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाता, यानी एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा बच जाता है और वो मैच्योर सीड के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है मैच्योर होने पर भी, ऐसे सीड्स को एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। आई रिपीट माई सेल्फ स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से सीड्स होते हैं? ये वो सीड्स होते हैं जिनके अंदर मैच्योर होने पर भी क्या एग्जिस्ट करता है? मैच्योर होने पर भी इसके अंदर एंडोस्पर्म एग्जिस्ट करता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए बना था। और नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से सीड्स होते हैं? ये वो सीड्स होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा इसे पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया जाता है। मैच्योर होने पर ऐसे सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। इनमें मैच्योर होने पर भी, इन सीड के मैच्योर होने पर भी इनमें एंडोस्पर्म होता है और इनमें मैच्योरेशन के समय या जब एक सीड मैच्योर हो जाता है तब एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। चलिए एग्जांपल्स देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, यही आपसे अक्सर बार बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो आपको इन एग्जांपल को जरूर मेमोराइज करना है। एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स के क्या एग्जांपल्स हैं? व्हीट, मेज, बार्ले, सनफ्लावर, कोकोनट, कैस्टर। आई रिपीट, व्हीट, मेज, बार्ले, सनफ्लावर, कोकोनट एंड कैस्टर। नेक्स्ट देखिएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जांपल्स क्या है जिनके अंदर एंडोस्पर्म मैच्योर होने पे नहीं पाया जाता? पी, बीन एंड ग्राउंडनट, वेरी फेमस एग्जांपल्स, पी, बीन एंड ग्राउंडनट। अब एक और कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स सीड्स की जिसे पेरिस्पर्मिक सीड कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी आपसे क्वेश्चंस में पूछ जाता है। इनफैक्ट ये ज्यादा फोकस करके पूछा जाता है क्योंकि ये अलग टाइप का होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ कंसेप्ट एंडोस्पर्म का प्रेजेंस या एब्सेंस नहीं है पेरिस्पर्मिक सीड्स के अंदर। इसमें क्या होता है, याद करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने जब आप लोगों को ओव्यूल पढ़ाया था, राइट, जब मैंने आप लोगों को ओव्यूल पढ़ाया था उस समय मैंने आपको न्यूसेलस टिश्यू के बारे में बताया था। ओव्यूल या मेगास्पोरांजियम जब मैं आपको समझा रही थी तब मैंने आप एक टिश्यू इंट्रोड्यूस किया था जिसे न्यूसेलस कहा जाता है। और न्यूसेलस क्या होता है? न्यूसेलस पे न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ओव्यूल या मेगास्पोरांजियम के अंदर न्यूसेलस जो होता है, राइट, न्यूसेलस प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन किसे? एम्ब्रायो सैक को, राइट। तो न्यूसेलस जो होता है ओव्यूल या मेगास्पोरांजियम के अंदर तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उस एम्ब्रायो सैक को। बट जनरली जो सीड्स होते हैं या मोस्ट ऑफ द जो सीड्स होते हैं, राइट, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, इन सीड्स के अंदर ये न्यूसेलस जो है खत्म हो जाता है या कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है या डीजनरेट हो जाता है जैसे जैसे ओव्यूल मैच्योर होकर सीड में कन्वर्ट हो रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, या ऐसे कुछ एंजियोस्पर्मिक स्पीशीज है प्लांट की जिनकी मैच्योर सीड में भी
न्यूसेलस का कुछ हिस्सा या न्यूसेलस का कुछ बचा हुआ हिस्सा रह जाता है, राइट। आई रिपीट माई सेल्फ स्टूडेंट्स, पेरिस्पर्मिक सीड वो सीड्स होते हैं, या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की वो स्पीशीज है जिनमें ऐसे सीड्स पाए जाते हैं जिनके अंदर न्यूसेलस का बचा हुआ हिस्सा पाया जाता है, और यू कैन से रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस इज सीन. So perispermic seeds are those seeds in which remnant of nucellus is seen. And not to forget one very important point, ये जो बचा हुआ हिस्सा होता है न्यूसेलस का, इसे पेरिस्पर्म कहा जाता है, और इसी वजह से इन सीड्स का नाम पेरिस्पर्मिक सीड्स होता है. एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर देम. एग्जाम्पल्स ब्लैक पेपर एंड बीट. ब्लैक पेपर एंड बीट एंजियोस्पर्मिक प्लांट की वो स्पीशीज है जिनके मेच्योर सीड्स के अंदर न्यूसेलस का रेमिनेंट फॉर्म या न्यूसेलस का जो रेमिनेंट है वो पाया जाता है, और उस रेमिनेंट फॉर्म ऑफ न्यूसेलस को ही पेरिस्पर्म कहा जाता है. न्यूसेलस जो कि ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम में था, उसका कुछ हिस्सा जो है वो कंज्यूम होने से रह जाता है, बच जाता है, रिमेन करता है, और उसका जो रेमिनेंट हिस्सा होता है न्यूसेलस का, वो मेच्योर सीड में भी देखा जाता है, जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं. ओके, देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट पेरिस्पर्मिक सीड आर. वन definition I'm providing right now. Perispermic seeds are one in which remains of nucellus is seen. Okay, next, residual persistent nucellus, यानी जो बचा हुआ हिस्सा है न्यूसेलस का जो कि इन प्लांट के मेच्योर सीड्स में देखने को मिल रहा है. रेसिडुअल persistent nucellus is called पेरिस्पर्म. बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड भी आप लोगों से पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि पेरिस्पर्म क्या होता है. पेरिस्पर्म क्या होता है? रेसिडुअल persistent nucellus is called पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म न्यूसेलस का वो बचा हुआ हिस्सा है जो पेरिस्पर्मिक सीड्स में पाया जाता है, उसी को ही पेरिस्पर्म कहा जाता है. और ब्लैक पेपर और बीट वो प्लांट्स है जिनके अंदर पेरिस्पर्मिक सीड्स नजर आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सीड का डेफिनेशन, और ये है सीड के ब्रॉड क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स. अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी सीड के टिपिकल स्ट्रक्चर को. चलिए देखते हैं सीड का स्ट्रक्चर. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सीड के स्ट्रक्चर के बारे में. एक टिपिकल सीड के अंदर जनरली 3 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, या 3 फॉर्मेशंस होती हैं, या यूं कह सकते हैं टिपिकल जो सीड होते हैं उसमें 3 हिस्से होते हैं, राइट. एक सीड कोड, दूसरा एंडोस्पर्म, और तीसरा एम्ब्रियो. तो आपको एक टिपिकल सीड के अंदर ये 3 चीजें देखने को मिलती हैं. जनरली ये 3 चीजें देखने को मिलती हैं. एक तो क्या होगा, बाहर की तरफ सीड कोट होगा, दूसरा एंडोस्पर्म जो कि एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा होगा, एंड लास्ट इज द एम्ब्रियो इटसेल्फ, राइट. तो चलिए थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं सीड कोट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बारे में, जो कि एक सीड के अंदर, एक टिपिकल सीड के अंदर देखे जाते हैं. चलिए सीड कोट, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, ओव्यूल याद करने की कोशिश कीजिए. सीड को क्या कहा था? सीड ही फर्टिलाइज ओव्यूल होता है, राइट. जब एक ओव्यूल जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो चुका होता है, ऐसे ओव्यूल को फर्टिलाइज ओव्यूल कहा जाता है, और ऐसे उस फर्टिलाइज ओव्यूल को ही सीड कहा जाता है. यानी उस फर्टिलाइज ओव्यूल में ही आगे जाके सीड का, या वो मिलके फर्टिलाइज ओव्यूल ही एज सच क्या बनाएगा? सीड बनाएगा. तो ओव्यूल के अंदर जो बाहर की तरफ 2 इंटेगुमेंट्स होती हैं, जो कि ओव्यूल की कवरिंग होती है, ओव्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, यही इंटेगुमेंट्स आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड की आउटर कवरिंग्स या फिर सीड कोट बनाने का काम करती हैं. तो सीड में जो बाहर टफ सा हार्ड कवरिंग आपको नजर आती है, उसे सीड कवरिंग कहते हैं, या उसे सीड कोट कहा जाता है. और ये सीड कोट किससे बनती है? ओव्यूल के अंदर पाई जाने वाली इंटेगुमेंट से. इंटेगुमेंट्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो 2 होती हैं. एक टिपिकल ओव्यूल, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल के अंदर 2 इंटेगुमेंट्स पाई जाती है, एक आउटर और एक इनर, राइट. तो उसी तरीके से सीड कोट भी 2 होंगे. इनर इंटेगुमेंट जो होगी वो सीड की या सीड का इनर सीड कोट बनाएगी, और जो आउटर इंटेगुमेंट होगी वो सीड का आउटर सीड कोट बनाएगी.
जो इनर इंटेगुमेंट होगी वो जो सीड की जो इनर कोटिंग बना रही है उसे स्पेशल नाम दिया गया है टेगमेन, राइट। और जो बाहर आउटर वाली जो इंटेगमेंट्स होती है वो सीड का आउटर कवर बनाती है, आउटर कोटिंग बनाती है, और उसे भी एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, दैट इज टेस्टा। तो टेगमेन और टेस्टा ये दो लेयर्स है या कवरिंग्स हैं जिन्हें मिलाकर सीड कोट कहा जाता है, राइट। तो जिसमें बाहर की तरफ जो लेयर होती है सीड कोट की उसे टेस्टा कहते हैं, और जो अंदर की तरफ होती है, इनर होती है सीड कोट की वो लेयर, उसे टेगमेन कहा जाता है। तो यही पहला पॉइंट है जो हमें समझना है। सीड कोट formed from इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग इंटेगुमेंट्स होती हैं वही सीड कोट बनाती हैं। नेक्स्ट, सीड कोट की फंक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली सीड कोट का क्या होगा फंक्शन। सीड कोट का फंक्शन मतलब सीड के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करना, और सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो मौजूद है, राइट। तो सीड कोट का काम क्या होगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो फंक्शन क्या होता है इनका, गिव प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को ये प्रोटेक्ट करके रखती है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है, हाँ इंटेगुमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। आपको पता है इंटेगुमेंट ही सीड कोट बना रही है। इंटेगुमेंट एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल में दो होती हैं। तो जो इनर इंटेगुमेंट होगी वो इनर सीड कोट बनाएगी और उसे एक स्पेशल नाम दिया जाएगा, दैट इज टेगमेन। तो टेगमेन क्या है, इनर सीड कोट का नाम है। अभी जो आउटर इंटेगुमेंट है वो सीड की आउटर कोट बनाएगी, यानी आउटर कवरिंग बनाएगी, और उसे भी फिर एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज टेस्टा। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, टेगमेन और टेस्टा कहाँ पाए जाते हैं, टेगमेन और टेस्टा पाए जाते हैं सीड के अंदर एज अ सीड कोट। तो टेगमेन और टेस्टा सीड में सीड कोट का हिस्सा होते हैं। बाहर की तरफ जो लेयर है सीड कोट की उसे टेस्टा, और अंदर की जो तरफ है उसे टेगमेन कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, माइक्रोपाइल के बारे में। माइक्रोपाइल वर्ड मैंने आप लोगों के साथ में तब डिस्कस किया था जब मैं आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बता रही थी या मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बता रही थी। ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल वाला पार्ट होता है, और पोलन ट्यूब हमेशा एम्ब्रायो सैक के अंदर जब भी एंटर करती है माइक्रोपाइलर टिप से करती है, ये भी मैंने आपको उसमें बताया था। तो माइक्रोपाइल भी ओव्यूल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, राइट। लेकिन ये जो माइक्रोपाइल है, जब एक ओव्यूल सीड के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है उस दौरान माइक्रोपाइल में कोई चेंजेस नहीं आता है, या यूं कह लीजिए कि सीड के अंदर माइक्रोपाइल एग्जिस्ट करता है। जो माइक्रोपाइल ओव्यूल में था सीड बनते हुए भी, ये जब सीड बन चुका होता है वो माइक्रोपाइल सीड में भी परसिस्ट करता है। माइक्रोपाइल डिजेनरेट नहीं होता है, या वो माइक्रोपाइल वाला जो हिस्सा है वो किसी और पार्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो माइक्रोपाइल जो है वो सीड के अंदर भी पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा कि सीड में ओव्यूल का कौन सा हिस्सा है, जो ओव्यूल का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सीड बनने के बाद में भी आपको नजर आता है सीड के अंदर। तो ऑब्वियसली माइक्रोपाइल ही वो पार्ट है, माइक्रोपाइल वो हिस्सा है जो ओव्यूल में भी होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी आपको जो माइक्रोपाइल वाला जो हिस्सा है वो दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, सीड के अंदर भी माइक्रोपाइल पाया जाता है। ये वही माइक्रोपाइल है जो पहले ओव्यूल के अंदर था। और माइक्रोपाइल का यहाँ पर काम क्या होगा, सीड के अंदर ये माइक्रोपाइल जो है वो पैसेज प्रोवाइड करेगा जिससे सीड के अंदर ऑक्सीजन और वाटर आराम से जा सके। और ये काम सबसे ज्यादा जरूरी कब होगा, जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा होगा। सीड जर्मिनेशन के दौरान ऑक्सीजन और वाटर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है जिसके बिना जर्मिनेशन नहीं हो सकता। तो सीड जर्मिनेशन के दौरान जो ऑक्सीजन और वाटर की जो सप्लाई है वो उसे प्रोवाइड करने के लिए, उसे पैसेज देने के लिए माइक्रोपाइल काम करता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन सीड कोट एंड facilitates entry of oxygen and water into seed during germination या during seed germination। माइक्रोपाइल जो कि ओव्यूल में था वो सीड में भी परसिस्ट करेगा, सीड में भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो माइक्रोपाइल है अब वो सीड कोट के अंदर एक स्मॉल पोर की तरह आपको देखने को मिलेगा। और उस माइक्रोपाइल का काम क्या होगा, सीड जर्मिनेशन के दौरान वाटर और ऑक्सीजन की सप्लाई को कंटिन्यू करना या मेंटेन करना।
नेक्स्ट जो पार्ट है सीड का, वो हमें जो डिस्कस करना है वो है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को चाहिए होता है। अब सीड के अंदर, सीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एक एम्ब्रियो, जो एक एम्ब्रियो है वो डेवलप हो चुका है, यानी कि हम किस सीड की बात कर रहे हैं? एक मेच्योर सीड की, राइट। मेच्योर सीड वो सीड होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो चुका है, चाहे वो डाइकॉट सीड हो, चाहे वो डाइकॉट सीड का एम्ब्रियो, चाहे वो मोनोकॉट सीड का एम्ब्रियो। तो एक मेच्योर, एक टिपिकल एक मेच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कुछ समय पहले आपसे, कुछ देर पहले आपसे टाइप्स ऑफ सीड डिस्कस किया था। उसमें आपको क्या बताया था? एक सीड होते हैं जिन्हें एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है, कुछ सीड ऐसे होते हैं जिन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, राइट। तो एंडोस्पर्मिक सीड वो थे जिनके वो सीड जो मेच्योरेशन के बाद में भी जिनमें एंडोस्पर्म एग्जिस्ट करता है, राइट। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वो जिन सीड्स के अंदर मेच्योरेशन होने पर एंडोस्पर्म नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि वो कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, राइट। तो एक पर्टिकुलर सीड के अंदर, एक टिपिकल सीड के अंदर, एक मेच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी। अगर होगा तो ऐसे सीड्स को एंडोस्पर्मिक सीड्स या एल्ब्यूमिनस सीड्स कहेंगे, और अगर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा तो उसे एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। तो एंडोस्पर्म का होना या ना होना ऑप्शनल है, वो सीड की, प्लांट की स्पीशी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमें जो पार्ट डिस्कस करना है, सीड में क्या होता है? सीड में एम्ब्रियो पाया जाता है। ऑब्वियसली सीड का मेन मोटिव ही क्या है, राइट? सीड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा तो एम्ब्रियो ही है, और एम्ब्रियो में ही वो पोटेंशियल होती है, या एम्ब्रियो ही वो पार्ट होता है जो आगे जाकर एक मेच्योर प्लांट को बनाने का पोटेंशियल रखता है या क्षमता रखता है। एम्ब्रियो ही रिस्पॉन्सिबल है कॉन्टिन्यूटी के लिए, राइट। देखिएगा स्टूडेंट्स, embryo it give rise to mature plant and maintains continuity of generation। I repeat, embryo के बारे में क्या कहा है? It give rise to mature plant and maintains continuity of generation। एम्ब्रियो, जब सीड का जर्मिनेशन होता है स्टूडेंट्स, तो एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो के पास ही वो पोटेंशियल होती है कि वो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दे। और ये जो नया प्लांट है, और आपको पता ही होना चाहिए स्टूडेंट्स, पहले से एक प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है, उससे फिर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होना, इसका क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन, यानी प्लांट की वो स्पीशी आगे कई सालों तक फ्लरिश करती ही रहेगी, जब तक एक पर्टिकुलर प्लांट का बना हुआ सीड आगे जाकर एक नए प्लांट का, एक मेच्योर प्लांट का फॉर्मेशन कर दे। तो एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो वो मेन हिस्सा होता है सीड का जिसके पास पोटेंशियल होता है एक नया, एक मेच्योर प्लांट बनाने का, और इसी वजह से वो कंटिन्यू जनरेशन की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है, यानी उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीशी का जो अस्तित्व है इस धरती पर, इस प्लैनेट पर मेंटेन करके रखता है। उस स्पीशी के जिंदा रहने के लिए, एक पर्टिकुलर प्लांट की स्पीशी के जिंदा रहने के लिए प्लांट के अंदर सीड का बनना जरूरी है, और उन सीड के जर्मिनेशन होने पर एक मेच्योर प्लांट का बनना जरूरी है, तभी वो स्पीशी फ्लरिश कर पाएगी अर्थ के ऊपर कई सारे सालों तक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या था? ये है स्ट्रक्चर। मैंने अभी आप लोगों के साथ में क्या डिस्कस किया? मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया सीड का स्ट्रक्चर, और उसमें मैंने आपको क्या बताया? एक टिपिकल सीड के अंदर 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। एक सीड कोट होता है, दूसरा एंडोस्पर्म, और तीसरा एम्ब्रियो। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। किसके बारे में? सीड कोट के बारे में, एंडोस्पर्म के बारे में और एम्ब्रियो के बारे में। अब नेक्स्ट, ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, टाइप्स ऑफ सीड की भी बात हो गई। अब मैं आप लोगों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करूंगी जो सीड से ही रिलेटेड है। तो अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो सीड जर्मिनेशन और सीड डोरमेंसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीड डोरमेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे सीड से रिलेटेड, दैट इज सीड डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन। तो सीड डोरमेंसी क्या होती है? सीड डोरमेंसी सीड की वो स्टेट होती है जिस दौरान सीड के अंदर पाया जाने वाला जो एम्ब्रियो है वो इनएक्टिव रहता है, राइट। फिर सुनिएगा स्टूडेंट्स, सीड डोरमेंसी सीड की वो स्टेट होती है जिस दौरान सीड के अंदर पाया जाने वाला जो एम्ब्रियो है वो इनएक्टिव रहता है, यानी कोई एक्टिविटी शो नहीं करता है, राइट।
दूसरा, जब सीड डोरमेंट होता है या जिस समय सीड के अंदर डोरमेंसी चल रही होती है उस दौरान सीड जर्मिनेट नहीं करता है, राइट। सीड में जर्मिनेशन नहीं हो सकता, यानी उससे एक सीडलिंग नहीं बन सकता है, राइट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो जनरली अगर हम डोरमेंसी के बारे में रीड नहीं करें तो हम इस पॉइंट के बारे में नहीं सोच पाते, वो है सीड का मॉइस्चर, राइट। तो जब एक सीड डोरमेंट होता है तो उस समय उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो घट जाता है, बट इतना तो नॉर्मल लॉजिक से आप सोच ही सकते हैं, बट घट के वो जीरो नहीं होता, राइट। तो जो सीड आपको डोरमेंट नजर आ रहा है, राइट, जो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, डोरमेंसी स्टेट में है, वो आपको बाहर से देखने पे ऐसा लग सकता है कि उसके अंदर पानी 0 है, बट 0% होगा, बट ऐसा नहीं होता। डोरमेंसी के दौरान ऑब्वियसली वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट सीड का घटता तो है, बट घट के 0 नहीं होता, वो एक 10 या 15% के रेंज में रहता है। तो आपको ये 3 पॉइंट विशेषकर ध्यान रखने हैं डोरमेंसी के बारे में। पहला क्या कि डोरमेंसी के दौरान सीड में पाया जाने वाला जो एम्ब्रियो है वो इनएक्टिव रहता है, कोई एक्टिविटी शो नहीं करता। दूसरा, जिस समय सीड डोरमेंट रहता है यानी डोरमेंसी चल रही होती है सीड के अंदर, उस दौरान सीड का जर्मिनेशन नहीं होता, यानी सीड में से कोई सीडलिंग बाहर नहीं निकलता। तीसरा पॉइंट, सीड जब डोरमेंट होता है तब उसका मॉइस्चर कंटेंट घट जाता है और घट के 10 to 15% रह जाता है। चलिए एक बार इन पॉइंट्स को देख लेते हैं बोर्ड पर। डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की वो स्टेट जिसकी सीड जर्मिनेशन, सीड डोरमेंसी, आई एम रियली सॉरी, आई रिपीट माय सेल्फ, सीड डोरमेंसी सीड की वो स्टेट होती है जिस दौरान सीड के अंदर पाया जाने वाला जो एम्ब्रियो है वो इनएक्टिव रहेगा। डोरमेंसी, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट इज when seed is not able to germinate. Dormancy is a state of seed when that seed is not able to germinate. Next, during dormancy, moisture content of seed decreases and reaches up to 10 to 15%. Okay, so dormancy is state of inactivity of embryo. During dormancy, or you can say when a seed is dormant, it is not able to germinate, and during dormancy, moisture content of seed decreases and reaches up to 10 to 15%. This is all about dormancy that you need to know. Next is germination. Okay, you must have heard this term many a time, multiple times. तो आज इसे थोड़ा सा वर्ड्स में कंक्लूड कर देते हैं। तो जर्मिनेशन को आप क्या कहेंगे? एक टेक्निकल डेफिनेशन ले लेते हैं आप जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन का क्या मतलब होता है? जर्मिनेशन इज द एबिलिटी, जर्मिनेशन इज द पोटेंशियल, या जर्मिनेशन क्षमता है किसकी? सीड की। सो जर्मिनेशन इज द एबिलिटी और जर्मिनेशन इज द पोटेंशियल ऑफ सीड because of which it can form a seedling. It can form a seedling when conditions are favorable. Conditions are favorable, like what kind of conditions do favor seed germination? The conditions like seed is surrounded by adequate amount of moisture, adequate amount of oxygen, water, like adequate temperature, right? So these are the conditions, these are the favorable conditions that a seed require in order to germinate or in order to form a seedling from an embryo. Okay students, I hope this point is clear. फिर से देख लेते हैं जर्मिनेशन क्या है। जर्मिनेशन सीड की वो क्षमता है जिसकी वजह से सीड से एक सीडलिंग बन जाता है जब सीड के आसपास का एनवायरनमेंट उसके फेवर में हो। जैसे कि एडिक्वेट, यानी एडिक्वेट का मतलब आप कैसे समझ सकते हैं, यानी जितना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में उसके पास वाटर हो, मॉइस्चर हो एंड टेम्परेचर भी फेवर करे, यानी फेवरेबल हो। नेक्स्ट देखिएगा, इसी कोई बोर्ड पे देख लेते हैं हम। जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन इज एबिलिटी ऑफ अ सीड। जर्मिनेशन इज एबिलिटी ऑफ अ सीड टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग, टू प्रोड्यूस अ सीडलिंग in presence of favorable environmental condition
like adequate moisture, oxygen, and suitable temperature. I repeat myself, students. Germination is ability of a seed to produce a seedling in presence of favorable environmental condition like adequate moisture, oxygen, and suitable temperature. So I hope students dormancy क्या होती है, germination क्या होता है, I have made these points very clear. तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको ये डॉर्मेंसी और जर्मिनेशन ये दोनों सीड से रिलेटेड टर्म्स हैं और ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, इनका कंसेप्ट आपको आई होप मैंने क्लियर कर दिया हो. अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी क्या एडवांटेजेस हैं सीड के होने का इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट. सो एडवांटेजेस ऑफ सीड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दिस विल बी आवर नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस के बारे में. कौन से एडवांटेजेस? वो एडवांटेजेस जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के पास में हैं, क्योंकि उनके अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है. तो सीड की वजह से जो एडवांटेजेस हैं एंजियोस्पर्म्स में, वही अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहला देखिएगा, सीड्स हैव बेटर अडैप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट. आई रिपीट माय सेल्फ, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitat. देखिएगा स्टूडेंट्स, सीड जो है एंजियोस्पर्मिक सीड्स, इनके ऊपर दो कोट्स हैं या दो कवरिंग्स है, टेस्टा और टेगमेन. इस वजह से सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो बहुत लंबे समय तक, और इनफैक्ट कुछ प्लांट स्पीशीज में तो कई हजार साल तक उसे प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है. तो इस वजह से बाहर एनवायरमेंटल कंडीशन कैसे भी हो, चाहे बहुत ज्यादा वाटर कंडीशन यानी रेनी कंडीशन हो, या बहुत ज्यादा एक्वस एनवायरमेंट हो, या बेहद ड्राई एनवायरमेंट हो, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो या बहुत ही लो टेम्परेचर हो, ऐसी सभी एडवर्स और अनफेवरेबल कंडीशन से सीड कोट जो है वो बचा के रख सकते हैं किसको, एम्ब्रायो को. तो इस वजह से सीड चाहे किसी भी टाइप के एनवायरमेंट या चाहे किसी भी टाइप के हैबिटेट में प्रेजेंट हो, वहां पर भी उस सीड के अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो जो है वो वाइबल रहता है, पोटेंट रहता है. यानी कि जब वो अनफेवरेबल कंडीशन जाएंगी और जब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब है वो फिर से जर्मिनेट कर सकता है और एक सीडलिंग का फॉर्मेशन कर सकता है. दैट मीन्स नए नए हैबिटेट में या अलग अलग डिफरेंट हैबिटेट के अंदर भी एंजियोस्पर्मिक सीड्स जो हैं आराम से अच्छी तरीके से, बेहद अच्छी तरीके से अडाप्ट हो जाते हैं और वहां फेवरेबल कंडीशन आने पर जर्मिनेट करके सीडलिंग का या प्लांट का, एक मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं. तो इस वजह से आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स सबसे ज्यादा हर जगह दिखाई देंगे, राइट. क्योंकि आप जहां भी देखेंगे, आपको अगर प्लांट्स के अंदर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आपको किसी भी टाइप का एनवायरमेंट हो, सबसे ज्यादा आपको किस टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, क्योंकि इनके सीड्स के अंदर बेटर अडेप्टेशन की एबिलिटी होती है. नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, seeds have sufficient food reserve for nourishment of young seedlings. I repeat, seeds have sufficient food reserve for nourishment of young seedlings. ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सीड के अंदर चाहे वो मोनोकॉट का हो चाहे वो डाइकॉट का हो, उनके अंदर कॉटलेडेंस पाए जाते हैं. डाइकॉट के अंदर 2 और मोनोकॉट के अंदर 1 कॉटलेडेंस होते हैं. तो कॉटलेडेंस होते क्या है? कॉटलेडेंस वो एम्ब्रायोनिक लीव्स होती हैं, या और सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो कॉटलेडेंस एक्चुअली में स्टोर फूड होते हैं. तो जब एक सीड जर्मिनेट करेगा और उससे एक सीडलिंग का फॉर्मेशन होगा, तो जब तक उस सीडलिंग के अंदर लीव्स नहीं बनेगी या उन लीव्स में फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक उस सीडलिंग को, उस डेवलपिंग सीडलिंग को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कॉटलेडेंस का होता है. तो कॉटलेडेंस में क्या है? फूड स्टोर है जो डेवलपिंग या यंग सीडलिंग को फूड प्रोवाइड करने का काम करेंगी जब तक उस यंग प्लांट के अंदर लीव्स ना आ जाए या उसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ना हो जाए. तो सफिशिएंट फूड रिजर्व भी होता है. नेक्स्ट देखें, प्रोटेक्शन की बात करते हैं. प्रोटेक्शन, सीड के अंदर प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू यंग एम्ब्रियो बाय हार्ड सीड कोट. तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया ही अभी कि एंजियोस्पर्मिक सीड के पास है बहुत टफ सीड कोट होता है और वो भी 2 लेयर्स पाई जाती हैं, क्योंकि ये जो सीड है वो जिनसे बना था, जिन ओव्यूल से बना था, उस पे 2 आउटर कवरिंग पाई जाती है जिन्हें इंटेगमेंट कहा जाता है. तो ये सीड कोट बचा के रखता है इस सीड में प्रेजेंट एम्ब्रियो को
from all sorts of unfavorable or adverse conditions. लास्ट पॉइंट हमें जो डिस्कस करना है एडवांटेज का, वो क्या है स्टूडेंट्स? These seeds generate new genetic recombination as it is a product of sexual reproduction. I repeat students, generate new genetic recombination. Seeds generate new genetic recombination as it is a product of sexual reproduction. Not to forget students, सीड किससे बनता है? सीड के अंदर क्या है? सीड में एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो किससे बना? एम्ब्रियो जायगोट में डेवलपमेंट होने से एम्ब्रियो बना, जो कि सीड में मौजूद है, और इसी एम्ब्रियो के पास वो पोटेंशियल है कि वो एक मेच्योर प्लांट का फॉर्मेशन कर सके। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो जिस जायगोट, सीड के अंदर है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जिस जायगोट से बना है वो जायगोट बना है मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। और मेल और फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं? मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं मियोसिस से, राइट? अगर आप ध्यान दें तो मेल गैमेट कैसे बना था? मेल गैमेट बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होने से, और फीमेल गैमेट बनता है मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस होने से। तो सेल डिवीजन में आपने ये जरूर पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, दो डिवीजन होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो मियोसिस जो होता है, मियोसिस की वजह से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो मेल और फीमेल गैमेट जिनके फ्यूजन से जायगोट बन रहा है, तो इन ये जो मेल और फीमेल गैमेट बने हैं, राइट, जिन सेल से बने हैं, उन सेल के, उनकी जो पेरेंटल सेल है जिनसे ये गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, उनमें मियोसिस हुआ था। और मियोसिस के अंदर क्या होता है? मियोसिस के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। जब आपने मियोसिस के स्टेजेस पढ़ी होगी तो आई एम श्योर आपने उस समय जरूर पढ़ा होगा, वहां रिकॉम्बिनेशन होता है, राइट? प्रोफेज, मियोसिस का जो प्रोफेज 1 होता है उसके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, और जीन्स जो है अपना पोजीशन बदलते हैं, जिससे नए कॉम्बिनेशंस का फॉर्मेशन होता है। और क्योंकि आपको पता है सीड प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ही एक नए सीड, एक मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ही एक नए जायगोट का फॉर्मेशन होना, और उससे ही फिर आगे एम्ब्रियो का बनना, और उससे ही फिर आगे सीड का बनना। तो क्योंकि सीड प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इस वजह से उसके अंदर हमेशा नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस प्रेजेंट होंगे, उसमें फॉर्म होंगे, और यही नए जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे नए कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। और ये जो नए कैरेक्टर्स हैं यही एक पर्टिकुलर सीड को या उस पर्टिकुलर जो सीड है उसके जर्मिनेशन से जो एक पर्टिकुलर प्लांट बनेगा उसको नए एनवायरनमेंट में बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से अडेप्ट करने में हेल्प करेंगे ये नए कैरेक्टर्स जो बने हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से। तो ये सारे स्टूडेंट्स क्या है? ये सारे एडवांटेजेस हैं किसके? सीड के, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स मैंने आपको ये एडवांटेजेस जो हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर किए हों। देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, बेटर अडेप्टिव स्ट्रैटेजी होती है, सफिशिएंट फूड पाया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं यंग एम्ब्रियो को, और ये इन सीड्स के अंदर नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाए जाते हैं जिनसे नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जिनसे वो पर्टिकुलर एंजियोस्पर्मिक प्लांट चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को बेटर तरीके से अडेप्ट कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ एंजियोस्पर्मिक सीड्स। ओके स्टूडेंट्स।